हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। ये चैप्टर है क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर। तो इसमें हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें पोएम में से कुछ इवेंट्स दिए हैं, हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी उसके बाद हुई, उस ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, गोपी को बोला गया था कि जाके खाना इकट्ठा करो। उसके बाद जो है एक आदमी ने गोपी को मैजिक ब्रश दिया। थर्ड है, गोपी ने खिचड़ी का एक बोल जो है वो पेंट किया। उसके बाद जो है गोपी मैजिक ब्रश का यूज करती है गांव वालों के लिए कुछ काम की चीजें बनाने के लिए। नेक्स्ट है, द जमींदार ऑर्डर्स गोपी टू पेंट ट्रेजर्स फॉर हिम। जमींदार गोपी को ऑर्डर करता है कि उसके लिए खजाना पेंट करो। फिर जमींदार जो है गोपी को जेल में डाल देता है। नेक्स्ट है, गोपी एक रोड को पेंट करती है और एक घोड़े को, और जेल से निकल जाती है। नेक्स्ट है, गोपी अपने गांव वापस आती है और जमींदार और उसके लोग जो है उसका पीछा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, गोपी एक बड़ी सी नदी जो है पेंट करती है जिससे जमींदार रुक जाता है उसका पीछा करने से। नेक्स्ट है, गोपी जमींदार को डरा देती है और गांव वालों के साथ सेलिब्रेट करती है। तो ये है लास्ट वन। ओके, तो ये है करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ ये जो पोएम है इसमें जो टोन है वो पूरी पोएम में चेंज होती रहती है। नाउ स्टार्टिंग में जो पोएम की टोन है वो प्लेफुल है, इनोसेंट है, बच्चे वाली टोन है, क्योंकि गोपी जो है अपनी इमेजिनेशन से मिट्टी पे ड्रॉ कर रही होती है। उसके बाद जब जमींदार की एंट्री हो जाती है तो पोएम की टोन जो है वो टेंशन और सस्पेंस वाली हो जाती है, राइट? क्योंकि फिर जमींदार गोपी को डरा धमका रहा है कि तुम मेरे लिए ड्रॉ करो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा, फिर तुम यहाँ से निकल नहीं सकती हो। तो टेंशन एंड सस्पेंस आ गई। जो पोएम का फाइनल पार्ट है उसमें टोन क्या हो गई, ट्रायम्फेंट और सेलिब्रेटरी, यानी अब जीत वाली टोन है, सेलिब्रेशन वाली है, क्योंकि गोपी जो है जमींदार के यहाँ से भाग के आ जाती है और उसे हरा देती है, और गांव वाले जो हैं सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो ये जो पोएम की टोन है ये ऐसे चेंज होती रहती है। The poem mostly follows a simple rhyme scheme ABCB, which adds a rhythmic flow. पोएम की राइम स्कीम क्या है, ABCB, यानी सेकेंड और फोर्थ लाइन राइम कर रही हैं। This poem belongs to the narrative or ballad poetry genre, which tells a story through verse. ये जो पोएम है ये नैरेटिव या बैलेड है। नैरेटिव या बैलेड क्या होता है, बैलेड का मतलब होता है गाना, गीत। तो ये जो है महाकाव्य या नैरेटिव टाइप की पोएम है जिसमें एक स्टोरी जो है आपको पोएम के माध्यम से बताई जा रही है, नरेट की जा रही है। Give examples from the poem for following explanations. The poem is rich in imagery, creating clear pictures in the reader's mind. For example, she paints a mighty river wide, its currents fast and deep. This line helps us imagine the magic of Gopi's painting coming to life. तो ये पोएम जो है वो इमेजरी में रिच है, राइट? इसमें चीजें ऐसे एक्सप्लेन की जा रही हैं कि इमेज क्रिएट हो जाए, जैसे कि इस लाइन में है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि वो एक रिवर को पेंट कर रही है, तो रिवर कैसी है, कितनी गहरी है, कैसी लहरें हैं, उसमें सब बताया गया है, राइट? तो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो गई है। What is the effect of repetition in the line on you and you and you? ये जो लाइन है इसमें ये जो बार बार रिपीट हुआ है यू वर्ड, तो ये जो रिपीटिशन है इसका क्या इफेक्ट हुआ है? तो ये जो रिपीटिशन है इसकी वजह से जो है एक एम्फेसिस और फियर क्रिएट हो रहा है। एम्फेसिस यानी जोर दिया जा रहा है, वो बार बार कह रही है कि तुम सब पे जो है वो फीस्ट करेगा, वो खाएगा तुम सबको जो मैं बीस्ट ड्रॉ करूंगी। तो इससे जो है एक डर क्रिएट हो रहा है और वो जोर दे के कह रही है कि तुम सब जाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमींदार जाएगा, तुम सब जो है वो मारे जाओगे। शोइंग हाउ एंग्री एंड पावरफुल गोपीज वार्निंग इज। तो इससे पता चल रहा है कि वो कितने गुस्से में है और उसकी जो वार्निंग है वो कितनी पावरफुल है। इट ऑल्सो एड्स रिदम एंड एक्साइटमेंट टू दैट मोमेंट इन द पोएम। अब यहाँ पे हमें कॉलम 1 में कुछ फ्रेजेस दिए हैं पोएम से, एंड कॉलम 2 में वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं वो बताया गया है, हमें करेक्ट से मैच करना है। नाउ जो मैजिक पेंट ब्रश है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, वो करता है द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड।
इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि ये जो आर्ट है और जो इमेजिनेशन है हमारी, उसमें कितनी पावर है कि हम उससे दुनिया को बदल सकते हैं। उस चीज को सिंबलाइज कर रहा है ये मैजिक पेंट ब्रश, कि ये जो मैजिक पेंट ब्रश है ये हम सबके हाथ में है। हम सबके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हम दुनिया को बदल सकते हैं, बस हमें जो है इस पावर का यूज करना है। द ग्रैंड फोर्ट्रेस, ये जो शानदार महल है, ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? ये लोगों की लालच को, उनकी ग्रीड को, उनके डिजायर को, कि सबको जो है अमीर बनना है, सबको जो है धन दौलत चाहिए, इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। द रिवर एंड द बीस्ट, बैरियर्स टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम द जमींदार्स एंगर। रिवर और बीस्ट जो है इस चीज को सिंबलाइज करते हैं कि ये जो है एक तरह से वो दीवारें हैं जो गोपी को जमींदार के गुस्से से बचाएंगी। Identify whether the following statement is true or false. While Gopi uses the magic brush to help others, the Zamidar wants to use it for personal gain. This contrast drives the moral of the story. ये statement true है, right? ये जो contrast है कि गोपी जो है वो मैजिक ब्रश को यूज करना चाहती है लोगों की मदद के लिए, जबकि जो जमींदार है वो उसे अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए जो है यूज करना चाहता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों के बीच में, ये जो डिफरेंस है, इसी से जो है जो स्टोरी है उसका हमें मॉरल पता चल रहा है, राइट? कि स्टोरी क्या शिक्षा हमें दे रही है, वो हमें इस कॉन्ट्रास्ट से पता चल रहा है। नेक्स्ट हमें पोएम में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। The man is whispering and telling Gopi to keep the brush a secret, reflects his careful and secretive nature. ये जो वो धीमी सी आवाज में उसे ब्रश देता है और उससे कहता है इसे सीक्रेट रखना है, इससे हमें समझ में आता है कि वो बहुत ही सावधान रहता है और बहुत ही सीक्रेटिव है नेचर में। What is the significance of the man slipping the brush into Gopi's hand? इस चीज का क्या महत्व है कि ये जो आदमी है ये गोपी के हाथ में जो है ये ब्रश जो है धीरे से दे देता है, उसके हाथ में जो है पहुंचा देता है इस ब्रश को। इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये जो चीज है कि वो उसको जो है ब्रश दे रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि वो गोपी को चूज कर रहा है, कि गोपी ही जो है वो लायक है इस मैजिकल पावर को यूज करने के। तो और किसी को वो जो है इसके लायक नहीं समझ रहा है, वो गोपी को जो है इस लायक समझ रहा है, उस पे ट्रस्ट कर रहा है। वो ट्रस्ट कर रहा है कि गोपी जो है इस ब्रश को दिमाग से और दया के साथ जो है यूज करेगी। Complete the following sentence with a suitable reason. The most likely reason the man instructs Gopi to paint not for wealthy ones but only for the poor one is because he wants the magic to help those in need, not to satisfy the greed of rich people. वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है इस मैजिक ब्रश से उन लोगों की मदद हो जिन्हें जरूरत है मदद की, ना कि अमीर लोगों के लालच को जो है सेटिस्फाई किया जाए इस पेंट ब्रश से। इससे गरीब लोगों की मदद होनी चाहिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टू गिवन बिलो। तो मेरे हिसाब से इसका टाइटल जो है इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से होना चाहिए गोपी स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि इस एक्सट्रैक्ट में वो इंसान गोपी को ये स्पेशल गिफ्ट दे रहा है। The news of Gopi's magic brush spreads through forest, fields and plains because ये जो न्यूज है ये सब जगह इतनी तेजी से क्यों फैली? इसलिए फैली क्योंकि ये जो ब्रश था इसमें एक बहुत ही अद्भुत शक्ति थी कि ये जो भी पेंट करो इससे वो सच बन जाता था। तो ये न्यूज इतनी सरप्राइजिंग थी, इतनी एक्साइटिंग थी कि इसलिए जो है और तेजी से फैलती जा रही थी। Why does the poet refer to things painted by Gopi's paintbrush as magic gains? पोएट जो है वो गोपी के पेंट ब्रश से जो भी चीजें पेंट होती हैं उसे मैजिक गेन्स क्यों कहता है? जादुई फायदे वाली चीजें, जादुई गेन्स। गेन्स का मतलब हुआ फायदेमंद चीजें, राइट? कोई चीज जो आपको फायदा दे रही हो, आपका प्रॉफिट हो रहा हो, ये क्यों उसे कहा जा रहा है जादुई प्रॉफिट, जादुई गेन? The poet refers to things painted by Gopi's paintbrush as magic gains because whatever she painted became real and useful, bringing happiness, food and comfort to the poor villagers. तो पोएट जो है इन चीजों को मैजिक गेन्स इसलिए कहता है क्योंकि जो भी वो पेंट करती है वो सच बन जाता है और वो चीज जो है काम की होती है, तो उससे जो है लोगों को खुशी मिलती है, उन्हें खाना मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है। तो इसलिए जो है ये मैजिक गेन्स हो गए, जादुई फायदे हैं, जादुई प्रॉफिट है।
Which of the following statement given below is false? Rectify the false statement. तो यहाँ पे false statement है the जमींदार request गोपी to paint a grand fortress and jewels. जमींदार गोपी को request नहीं करता है, वो order करता है. तो correct होगा the जमींदार orders गोपी to paint a grand fortress and jewels. What does the Zamidar's demand for a grand fortress and jewels reveal about his character? It shows that the Zamidar is greedy, selfish, and power hungry. He only thinks about his own wealth and doesn't care about helping others. Explain why Gopi made the right decision by refusing to paint for the Zamidar. गोपी का ये जो डिसीजन था ये सही इसलिए था क्योंकि जो जमींदार था वो मैजिक ब्रश का यूज करना चाहता था अपने लालच के लिए, और जो बूढ़ा इंसान था जिसने गोपी को ब्रश दिया था उसने ये सलाह दी थी कि उसे जो है इस ब्रश का यूज करना है गरीब लोगों के लिए, उनकी मदद करनी है, तो अच्छे काम के लिए जो है इस ब्रश का यूज करना है, ना कि लालची लोगों के लिए. गोपी threatens to draw a beast to scare away the जमींदार. Justify her action. गोपी ने जो है जमींदार को धमकी दी कि वो जो है एक डरावना जानवर बना के जो है उसकी तरफ छोड़ देगी जो उसे खा जाएगा. तो ये जो उसने धमकी दी क्या ये सही है? इस एक्शन को आपको जस्टिफाई करना है, और अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते? तो गोपी का ये जो एक्शन है ये इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि जमींदार जो है वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसके मैजिक ब्रश को चुराना चाहता था. तो उसने जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करा, अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करा खुद को और गांव वालों को बचाने के लिए. अगर मैं उसकी जगह होती तो हो सकता है मैं ब्रश से जो है एक दीवार जो है वो बना देती जिससे जमींदार जो है आ ही नहीं पाता गांव की तरफ. तो मैं शायद उसे डराती नहीं, मैं एक दीवार बना देती. What is the significance of Gopi celebrating with the villagers at the end of the poem? The celebration shows that good always wins over evil. इससे जो है हमें ये पता चलता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है बुराई के ऊपर. गोपी और गांव वाले जो हैं वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनकी जो दया है, उनकी जो सच्चाई है, उनकी जो हिम्मत है वो जीत गई किस चीज के ऊपर? जमींदार के लालच और उसकी क्रूरटी के ऊपर. तो इन लोगों की जीत हुई इसलिए ये जो है एंड में सेलिब्रेट करते हैं. कंपेयर गोपीज यूज ऑफ द मैजिक ब्रश टू हाउ द जमींदार वुड हैव यूज्ड. तो गोपी कैसे मैजिक ब्रश को यूज करेगी इसका कंपैरिजन करना है जमींदार कैसे करेगा इससे. तो गोपी जो है वो ब्रश का यूज करेगी गांव वालों की मदद के लिए, जमींदार जो है अपने लालच के लिए, अपनी धन दौलत बढ़ाने के लिए जो है उसका यूज करेगा. गोपी ने क्या चीजें पेंट की? उसने खाना पेंट किया, कपड़े किए, टूल्स पेंट किए, लोगों की जरूरत का सामान किया. जमींदार क्या करता? उसे तो जो है बस धन दौलत चाहिए थी, सोना चांदी चाहिए था, किला चाहिए था. गोपी जो है वो काइंड थी, जेनरस थी और केयरिंग थी. जमींदार क्या था? लालची था, सेल्फिश था और क्रूअल था. What can be inferred about Gopi's character based on her refusal to follow the जमींदार्स order? तो गोपी के कैरेक्टर के बारे में हमें क्या पता चलता है इस बात से कि उसने जमींदार के ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया? तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो ब्रेव है, ऑनेस्ट है, कंपैशनेट है. वो जो है जो सही है उसके लिए हमेशा खड़ी होती है. तो अगर आप उसे डराओगे फिर भी जो है जो सही है वो उसी चीज के लिए जो है उसी चीज को सपोर्ट करेगी, गलत चीज के आगे जो है वो झुकेगी नहीं, भले ही आप उससे कितना भी डरा लो, क्योंकि वो ब्रेव है और ऑनेस्ट है, कंपैशनेट है. कंपैशनेट का मतलब होता है लोगों का दर्द जो है उसे समझ में आता है, तो लोगों के प्रति उसके दिल में दया है. तो अगर कोई उसके सामने जो है उसे गरीब दिख रहा है, असहाय दिख रहा है, तो वो उसकी मदद करती है. Her courage and kindness show her strong moral values. Justify the appropriateness of the title of the poem. The title, The Magic Brush of Dreams, is appropriate because the brush brings Gopi's dreams to life. ये इसलिए सही है टाइटल क्योंकि ये जो ब्रश है ये गोपी के सपनों को सच में बदल देता है. It symbolizes hope, kindness and the power of imagination. Through it, Gopi changes her village and defeats greed. If you had the magic brush, how would you use it in today's world? अगर आपके पास मैजिक ब्रश होगा तो आप उसे आज के टाइम में कैसे यूज करोगे? तो मैं जो हूँ जो बेघर लोग हैं उनके लिए घर पेंट करूंगी, जिन लोगों के पास खाना नहीं है उनके लिए खाना,
और बहुत सारे पेड़ पौधे भी मैं पेंट करूंगी ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। मैं हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी पेंट करूंगी ताकि वो लोग जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, वो भी वहां जाके अपना इलाज कर सकें और पढ़ाई कर सकें। तो इससे जो है हर कोई खुश रहे, हेल्दी रहे, इसलिए मैं ये सारी चीजें पेंट करूंगी। नाउ जो वर्ब ड्रॉ है उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, यानी आप जो है उसे कहाँ किस जगह पे यूज कर रहे हो उस पे उसका मीनिंग डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कॉलम 1 में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं एंड कॉलम 2 में मीनिंग है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। now पहला वाला है स्पीच ड्रू लाउड अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस। यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है गॉट अ रिएक्शन, यानी रिएक्शन मिलना। तो उसने जो है इतना बढ़िया स्पीच दिया कि ऑडियंस ने जो है बहुत जोर जोर से तालियां बजाई। तो यहाँ पे जो है उसे रिएक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे ड्रू का मतलब है रिएक्शन मिलना। द इवेंट विल ड्रॉ ह्यूज क्राउड्स फ्रॉम ऑल नेबरिंग प्लेसेस। ये जो इवेंट है इससे जो है इसकी वजह से जितने भी आसपास के लोग हैं वहां से बहुत सारी भीड़ जो है लोगों की वो आएगी, अट्रैक्ट होगी इस इवेंट को देख के। तो यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है अट्रैक्ट। प्लांट्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो है वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है एब्जॉर्ब। आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वॉज ड्रॉइंग इनटू द स्टेशन। मैं स्टेशन तब पहुंची जब ट्रेन जो है स्टेशन की तरफ आ रही थी, मूव कर रही थी। तो यहाँ पे ड्रॉइंग का मतलब है मूविंग। The room was dark, so she drew the curtains to let the sunlight in. रूम में जो है बहुत ही अंधेरा था इसलिए उसने पर्दे खोल दिए ताकि सनलाइट अंदर आ जाए। तो यहाँ पे ड्रू का मतलब है खोलना, ओपन करना। He drew a piece of paper from the folder. उसने जो है फोल्डर में से पेपर का एक पीस निकाला। तो यहाँ पे ड्रू का मतलब है पुल्ड आउट, कोई चीज निकालना। नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड पजल। ये हमें सॉल्व करना है, क्लूज है यहाँ पे। क्रॉस का मतलब हुआ लेफ्ट टू राइट वाले जो वर्ड्स हैं, एंड डाउन का मतलब हुआ ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन वाले जो वर्ड्स हैं। तो क्रॉस में पहला है द फास्टेस्ट स्पेस ऑफ हॉर्स, वो हुआ गैलप। हैपन्स फास्ट हुआ स्विफ्ट। स्पीक्स वेरी सॉफ्टली हुआ विस्पर्स। 10 है टेक होल्ड ऑफ समथिंग एंड क्विकली रिमूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस, प्लक, तोड़ना किसी चीज को। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, वेल्दी। टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फोर्सिबली हुआ सीज, कोई चीज जो है आप जबरदस्ती किसी से ले लो। डाउन में पहला है रन्स अवे फ्रॉम अ प्लेस, तो वो हुआ फ्लीज, कहीं से भागना। possessing a great deal of strength और पावर, ये हुआ mighty। a deep loud shout in pain or anger, ये हुआ bellow, सॉरी यहाँ पे bellow। to act according to rules हुआ comply। moved in a continuous flow in a specified direction हुआ streamed। A win after overcoming an enemy हुआ victory। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन वर्ड्स। ना कुछ एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं जो कुछ सर्टेन इमोशंस को, कुछ एक्शंस को बताते हैं, जैसे कि पोएम में यूज हुआ है हश। हश का हम यूज करते हैं जब हम किसी को साइलेंस कर रहे हो, किसी को चुप करा रहे हो। जैसे स्कूल में टीचर क्लास को चुप करा रही हो तो कहती है हश, यानी सब चुप हो जाओ। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिए हैं, हमें बताना है ये कौन से इमोशंस या रिएक्शंस को कन्वे करते हैं। तो पहला है फ्यू। फ्यू का हम यूज करते हैं रिलीफ के लिए, जैसे राहत मिले, कोई चीज जो है बहुत मुश्किल हो रही हो अचानक से जो है सॉल्व हो जाए तो हम कहते हैं ना फ्यू, थैंक गॉड ये हो गया। तो वो हुआ रिलीफ के लिए। ईक का यूज हम करते हैं अलार्म के लिए, कोई चीज अचानक से जो है आपको दिख जाए, आपको उम्मीद नहीं थी और वो जो है बहुत ही अलार्मिंग सी हो, यानी डर सा लग जाए, तो आप एकदम से कहते हो ईक, ये क्या था, ओ माय गॉड, ईक। आउच का यूज हम पेन के लिए करते हैं, ऑफ कोर्स राइट, चोट लग गई तो आउच। yippee का यूज हम कब करते हैं, खुशी के लिए, राइट, कोई चीज हो गई, गेम जीत गए, yippee वी वॉन द गेम। वो का यूज हम करते हैं सरप्राइज के लिए, राइट, कोई चीज अचानक से दिख जाए और बिल्कुल मतलब खुश करने वाला सरप्राइज हो तो हम वो, ओ माय गॉड वो, तो जो है हम उसका यूज करते हैं। उप्स का यूज हम कब करते हैं, मिस्टेक के लिए, राइट, कोई गलती हो जाए तो उप्स, सॉरी। तो जो है उप्स का यूज मिस्टेक के लिए होता है। हे का यूज जो है हम अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, कोई आपको दिख जाए उससे बात करनी है तो हम कहते हैं ना हे। तो जो है ये सारे जो हैं इनके करेक्ट इमोशंस या रिएक्शंस हैं। नाउ इसमें से 5
एक्सप्रेशंस का आपको यूज करना है सेंटेंसेस में। तो फ्यू का मैंने किया है, फ्यू आई फाइनली फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। थैंक गॉड मैंने अपना होमवर्क फाइनली फिनिश कर दिया डेडलाइन से पहले। ईक देयर इज अ स्पाइडर ऑन माई डेस्क। ईक मेरी डेस्क पे एक स्पाइडर है। आउच आई बर्न माई फिंगर व्हाइल टेकिंग द पिज्जा आउट ऑफ द ओवन। आउच मैंने अपनी उंगली जला दी ओवन में से पिज्जा निकालते हुए। Yippee! We won the inter-school football match. Oops! I accidentally spilled water on my notebook. नेक्स्ट जो है हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है आपको पेज 152 पे मिल जाएगी। इसमें जो है 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कह रहे हैं। ना यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन से स्पीकर ने ये स्टेटमेंट कहा है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 है वो स्पीकर 4 कहता है, जो नंबर 3 वाला स्टेटमेंट है वो स्पीकर 5 कह रहा है, नंबर 5 वाला जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्पीकर कह रहा है, 6 वाला जो है सेकंड स्पीकर कह रहा है, और जो 7th वाला स्टेटमेंट है वो थर्ड स्पीकर कह रहा है। नेक्स्ट है इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ टोन व्हाइल स्पीकिंग। जब हम आपस में बात करते हैं तो कभी हमारी आवाज ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, राइट? आपने देखा होगा, डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आंसर दे रहे हैं, उस हिसाब से हमारी टोन जो है वो चेंज होती रहती है, तो उसे हम कहते हैं इंटोनेशन। नाउ जो फॉलिंग टोन है, यानी जब हमारी आवाज जो है हाई लेवल से लो लेवल पे जा रही है, तो ये जो फॉलिंग टोन है ये जनरली हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम जो है किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या फिर किसी से कोई फेवर मांग रहे हैं, या किसी को कोई वार्निंग दे रहे हैं, इन सारे सिनारियोज में जो है हम फॉलिंग टोन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एग्जाम्पल के लिए। कम हेयर, seize this magic brush, paint my fortress tall, go and fetch some rice। तो यहाँ पे जो एंड वाला है वो नीचे जा रहा है, आपकी आवाज ऊपर से शुरू होती है फिर नीचे जाती है। कम हेयर, seize this magic brush, paint my fortress tall, go and fetch some rice। तो नीचे जा रही है टोन। क्यों? क्योंकि ये सब जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो ये जो है इंटोनेशन कहलाता है, राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ टोन। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे हमें तीन तीन सिचुएशन दी हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट की और 3 इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की। आपको पेयर में जो है काम करना है और एक दूसरे से जो है टर्न लेके जो है एक एक सिचुएशन में जो है रिक्वेस्ट करनी है। तो आपको जो है सिचुएशन 1 में आप बोलोगे, सिचुएशन 2 में आपका पार्टनर बोलेगा, एंड सिचुएशन 3 में आप फिर से बोलोगे। तो ऐसे टर्न लेके जो है आपको एक एक सिचुएशन में जो है रिक्वेस्ट करनी है ना। आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो ये रिक्वेस्ट करते हुए। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए ये हैं फ्रेजेस, एंड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए ये सारे हैं। नाउ फॉर्मल रिक्वेस्ट में हमारी पहली सिचुएशन है, यू रिक्वेस्ट योर टीचर टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक। आप अपनी टीचर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि एक क्लास पिकनिक वो ऑर्गेनाइज करें। तो कैसे करेंगे रिक्वेस्ट? Would it be possible for our class to have a picnic this month, ma'am? We have all been working really hard and it would be a great way to relax and bond. Second situation है, you request your class teacher for an extra sports period since you missed it last week. आप अपनी क्लास टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको जो है एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पीरियड दिया जाए क्योंकि लास्ट वीक आपने ये मिस कर दिया था। Do you think you could allow me an extra sports period, ma'am? I couldn't attend last week's session because I was unwell. Third situation है, you request your activity in charge teacher to include you in the upcoming inter-school event. आपके स्कूल की जो भी एक्टिविटी इंचार्ज टीचर हैं, आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो आने वाला स्कूल इवेंट है उसमें वो आपको इंक्लूड करें। I would like to request permission to join the inter-school event. I'm really interested and I will work hard to contribute to the team. नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। पहली सिचुएशन है, आप अपने सिबलिंग को, अपने भाई या बहन को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करें। कैन यू प्लीज हेल्प मी फिनिश माई प्रोजेक्ट? आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड यू आर रियली गुड एट ड्रॉइंग्स। सेकेंड सिचुएशन है, आप अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको डांस क्लास में एनरोल करें।
I was wondering if you could enroll me in that weekend dance class, Mom. I really love dancing and want to learn properly. थर्ड सिचुएशन है, आप अपने कजिन को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपके साथ आके वीकेंड स्पेंड करे. Will you come over this weekend? We can watch movies and play games together like old times. Imaginative essay is a type of creative writing where the writers use their imagination. तो इमेजिनेटिव ऐसे क्या है? ऐसा ऐसे जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके जो है कुछ लिख रहे हो, एक स्टोरी की तरह आप जो है एक इमेजिनेशन का यूज करके एक स्टोरी लिख रहे हो. इट शुड बी वेरी इमेजिनेटिव, जिसमें जो है आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी का यूज कर रहे हो. ना यहाँ पे ये जो सेकंड सेंटेंस है, इससे मैं अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इमेजिनेटिव ऐसे जो है वो रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड होता है. इमेजिनेशन तो वही हुई जो रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है, जिसमें जो है आप इमेजिन कर रहे हो कोई चीज. उसमें ऑफ कोर्स रियलिटी रहेगी, रियल लाइफ के सिनारियोज आएंगे, क्योंकि आप जो भी इमेजिन कर रहे हो वो आपकी लाइफ से रिलेटेड ही होगा. या फिर सुपर हीरो भी है तो भी वो जो है मुंबई की सड़कों पे चल रहा होगा या दिल्ली की सड़कों पे होगा. तो जो भी है उसमें रियल लाइफ होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, बट वो रियल लाइफ पूरी तरह से नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वो रियल लाइफ पे ही है तो फिर वो ऐसे होगा. इट वोंट बी एन इमेजिनेटिव ऐसे. सो इमेजिनेटिव ऐसे इज मोर लाइक अ स्टोरी, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके जो है कोई स्टोरी लिख रहे हो. तो यहाँ पे जो है हमें एक सैम्पल इमेजिनेटिव ऐसे दिया गया है, माई लाइफ एज एन इको फ्लैश. Imagine an ordinary 13-year-old student who's also a secret superhero protecting the environment. Imagine करिए एक साधारण सा 13 साल का बच्चा जो कि सीक्रेटली एक सुपर हीरो भी है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है. That's my life as Eco Flash. वो है मेरी लाइफ इको फ्लैश की तरह. By day I'm Minu, an ordinary grade 8 student. By evening I use my powers to keep my neighborhood green and clean. दिन में जो है मैं मीनू हूँ, जो कि एक ऑर्डिनरी क्लास 8 की स्टूडेंट है, और रात को क्या हो जाता है, शाम को मैं अपनी सुपर पावर का यूज करके जो है अपनी नेबरहुड को जो है हरा भरा करती हूँ, साफ सुथरा करती हूँ. As Eco Flash, I have the ability to grow plants, purify water and clean polluted air with a wave of my hand. तो मेरी पावर क्या है? मेरे पास सुपर पावर है कि मैं प्लांट्स को ग्रो कर सकती हूँ, पानी को साफ कर सकती हूँ, जो पोल्यूटेड एयर है उसे क्लीन कर सकती हूँ सिर्फ अपना हाथ घुमा के. I wear a green suit with a glowing leaf symbol and carry a small seed pouch that holds magic seeds to restore damaged areas. तो मैं जो हूँ ग्रीन कलर का सूट पहनती हूँ जिसपे एक चमकता हुआ लीफ सिंबल है, और मैं अपने पास जो है एक सीड का पाउच रखती हूँ, बीजों का पाउच, जिसमें जो है मैजिक सीड्स हैं, जिससे जो है जो भी एरिया डैमेज्ड है, जहाँ पे कुछ उग नहीं रहा है, वहां पे अगर मैं अपनी मैजिक सीड्स डाल दूं तो वहां पे पेड़ पौधे आ जाते हैं. My mission is to fight pollution, save trees, and educate people about taking care of our planet. My friends wonder why I'm always carrying a plant in my bag or why my shoes are muddy, but I can never tell them the truth. Once my little brother saw me turning a garbage dump into a beautiful garden and almost spilled my secret to our parents. I had to convince him it was a magic trick. Being EcoFlash is not just about powers but also responsibility. Every time I see clean streets, blooming flowers, and children playing in green parks, I feel proud. I know that even small changes can make a big difference, and that's what keeps me going. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो इमेजिनेटिव ऐसे होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कैसे आप उसे लिख रहे हो, उसका स्ट्रक्चर क्या है. ना यहाँ पे ये जो चेकलिस्ट है, इसके हिसाब से हमें बताना है कि जो भी हमने ऐसे पढ़ा था माय लाइफ एज इको फ्लैश, उसमें ये सारी चीजें थी या नहीं थी. तो देखिए उसमें टाइटल था, रेलेवेंट टाइटल था. इंट्रोडक्शन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग हुक लाइन थी, इमेजिन अ लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट. उसके बाद उसमें सेटिंग और मेन आइडिया को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है. टोन जो है वो एडवेंचरस है और इंस्पायरिंग है. नरेटर जो मीनू है उसे भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है. सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें रियल लाइफ भी एक्सप्लेन की गई है और फैंटेसी लाइफ भी. टाइम फ्रेम जो है वो प्रेजेंट है और इमेजिनेटिव एलिमेंट्स भी हैं, राइट, जैसे मैजिक सीड है, ग्लोइंग सूट है, उसके पास पावर्स हैं. कैरेक्टर्स में मेन कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी. सेंट्रल आइडिया जो है वो ये है कि यूजिंग मैजिकल पावर्स रिस्पॉन्सिबली टू प्रोटेक्ट नेचर. लैंग्वेज और स्टाइल जो है
सेंसरी डिटेल्स का यूज हुआ है, मडी शूज, ग्रीन पार्क्स, क्लीन एयर, राइट, ये सारे वर्ड्स यूज हुए हैं ताकि हमारे दिमाग में इमेजरी जो है क्रिएट हो जाए, राइट। सेंसरी इसे कहते हैं, सेंसरी डिटेल्स, यानी आपके सेंसेस जो है वो जाग जा रहे हैं। जब मैं मडी शूज की बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में ऐसे ब्राउन कलर के गंदे से शूज आ जा रहे हैं। सिंपल डिस्क्रिप्टिव एंड फिल्ड विद इमेजिनेशन लैंग्वेज है। क्रिएटिव फ्रेजेस का यूज हुआ है, जैसे कि ग्लोइंग लीफ सिंबल, मैजिक सीड्स टू रिस्टोर डैमेज्ड एरियाज। रेजोल्यूशन है, यानी ये की टर्निंग पॉइंट है जहां पे उसका भाई जो है ऑलमोस्ट डिस्कवर कर लेता है उसका सीक्रेट। फिर रियलाइजेशन है उसमें कि इको फ्लैश जो है वो खाली जो है सुपर पावर की बात नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसके ऊपर। क्लियर मैसेज भी है, स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। कंक्लूजन भी है, ends reflectively, eco flash feels proud seeing her clean neighborhood, leaves a strong impression about caring for the environment. नेक्स्ट यहाँ पे दो टॉपिक दिए हैं, इनमें से किसी भी एक पे जो है हमें इमेजिनेटिव ऐसे लिखना है। पहला है, इमेजिन करना है कि आप एक स्कार्फ हो जो कि कपड़ों को जो सुखाने वाली जो रस्सी होती है उस पे फैला हुआ था और वहां से वो उड़ के चला गया है। तो आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सी जगह आपने ट्रैवल किया और कैसे जो है आप वापस अपने घर पे पहुंचे। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है इस सब में जो है, ये जो आप अपनी जगह से उड़ के जो है दूसरी जगह पहुंच गए फिर वापस आए, तो इससे जो है आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस क्या लग रहा है। इतनी सारी चीजें देखी तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगी। सेकंड आपका ऑप्शन है कि आपको इमेजिन करना है कि आपको लाइब्रेरी में एक जादुई किताब मिल गई। ये किताब जो है आपको डिफरेंट टाइम पीरियड में जो है ले जाती है, तो जहाँ पे जो है आप किताब पढ़ते हो उसमें जो टाइम पीरियड बताया गया है उसमें आप पहुंच जाते हो। तो आपका जो है जो भी एक्सपीरियंस है उस जगह पहुंचने का, उस टाइम पीरियड का, वो जो है आपको डिस्क्राइब करना है और वहां से आपने क्या सीखा ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो इन दोनों में से किसी भी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, इमेजिनेटिव ऐसे। इमेजिन करना है, राइट। अपनी क्रिएटिविटी का यूज करो, जितना सोच सकते हो, जितने अच्छे से जो है कहानी बना सकते हो बनानी है। नाउ यहाँ पे मैंने दोनों ही टॉपिक्स पे ऐसे जो है नेक्स्ट के दो पेजेस में लिखे हैं, आप उन्हें रीड करो। बट ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम कॉपी करो, ओके। उन्हें रीड करो, उनसे इंस्पिरेशन लो और फिर ऐसा ही कुछ लिखने का ट्राई करो, खुद से जरूर ट्राई करो, ओके। प्लीज इसे जो है एग्जैक्टली कॉपी मत करना, ट्राई करो खुद से लिखने का। आपकी इमेजिनेशन मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छी होगी अगर आप कुछ अपने दिमाग से सोच के लिखोगे, तो आई एम प्रेटी श्योर कि वो जो है मुझसे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ठीक है, जो मैंने लिखा है उससे रीड करके फॉर्मेट समझो और वैसा ही कुछ लिखने की कोशिश करो। The Adventures of a Flying Scarf. It was a bright, windy afternoon when a soft red scarf, slipped away from the clothesline. One strong gust of wind lifted me high into the air, and before my owner even noticed, I was already flying over rooftops, trees, and busy streets. At first, I was scared. The world looked so huge from above, but soon I began to enjoy the freedom. I danced with the wind, twirling and fluttering like a bird. Below me, I saw children playing in the park, cars rushing by, and shopkeepers calling out to customers. Everything looked so alive and colorful. As the wind carried me further, I landed gently on a bus roof. The ride was thrilling. The bus zoomed through the city, past tall buildings and green fields. But when it stopped at a village, another gust of wind picked me up again, and this time I floated down near a quiet river bank. There, a little girl found me. She picked me up carefully, dusted me, and tied me around her neck. Her smile warmed my fabric more than the sun ever could. For a few days, she wore me proudly wherever she went, to school, to the market, and while playing with her friends. I had never felt so loved. But one morning, her mother washed me and hung me outside to dry. As luck would have it, the same playful wind returned, and once again I was blown away. This time, though, I wasn't afraid.
The wind carried me all the way back to the same neighborhood where I had begun my journey. My owner found me tangled in a tree near her house. She laughed with surprise and said, "Looks like my scarf went on an adventure." As I rested back on the clothesline, I realized something important. Sometimes, even when we lose our way, we find new experiences that make us wiser and happier. My journey taught me that the world is full of kindness and every breeze carries a story. Last Sunday, while exploring the old library near my school, I found a dusty, leather-bound book hidden behind a shelf. Its cover read, "Chronicles of the Lost Time," in golden letters. Curious, I opened it, and before I could blink, the words on the page began to swirl like a whirlpool. Suddenly, I was pulled right into the book. When I opened my eyes, I was standing in a bustling market, not of today, but of the 16th century. People wore long robes and spoke in a strange, polite manner. I realized I had traveled back in time. A kind merchant offered me bread and cheese. The smell of freshly baked bread made me hungry, but I was too amazed to eat. I walked through narrow streets, saw horse carts instead of cars, and watched children playing with wooden hoops. Everything felt magical yet real. Then I met a young scholar who was writing with a quill pen. He told me knowledge was shared only through handwritten books. There were no printers yet. That made me realize how lucky we are to have easy access to information today. Just as I was about to ask him more, a bright light flashed from the book still in my hand, and whoosh! I was back in the library. The book lay open before me, but now its pages were blank, as if my adventure had been erased. That day, I learned that every book holds a world inside it, and those who read can travel anywhere, even through time. Since then, whenever I open a new book, I smile and whisper, "Take me on another journey." नेक्स्ट यहाँ पे हमें पीसी सरकार सीनियर के बारे में बताया गया है, जो कि इंडिया के बहुत ही फेमस मैजिशियन थे। इन्हें पद्मश्री मिला था 26 जैन 1964 को। और यहाँ पे हमें कुछ रिडल्स दिए हैं, हमें बताना है ये क्या है। पहला है, I can fill a room but I take up no space. I am often heard but never seen. What am I? Sound. The more you take, the more you leave behind. What am I? Footsteps, right? जितना ज्यादा आप आगे जाते हो उतनी ज्यादा footsteps आप पीछे छोड़ देते हो। Actually, I think not footsteps, this should be footprints, okay? Footsteps and footprints. I don't know which will be right, but it's one of them, okay? You can check with your teacher. I have cities but no houses. I have forests but no trees. What am I? Map. I'm tall when I'm young and short when I'm old. In a dark room, my story is told. Candle. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बोला जाए कि कोई मैजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप क्या क्रिएट करोगे? उसकी आपको यहाँ पे ड्राइंग बनानी है और उसकी स्पेशल क्वालिटीज क्या क्या होंगी वो मेंशन करनी है। तो जो मैजिकल ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगी वो होगा होलो वॉच। यहाँ पे देखिए मैंने उसकी ड्राइंग भी बनाई है ना। होलो वॉच में क्या स्पेशल क्वालिटीज होंगी? ये जो है आपको आपकी इमेजिनेशन में ट्रैवल करने देगी। तो जो भी आप ड्रॉ करो या फिर इसके सामने बोलो, वो इमेज जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगी और आप जो है उस होलोग्राफिक वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। वहां पे आप जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, जो भी कैरेक्टर्स आप इमेजिन कर रहे हो उनसे मिल सकते हो, प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी आप क्रिएट करोगे इस घड़ी पे उस जगह आप जा सकते हो। It also has a time bubble button that freezes time for 10 minutes so you can think, rest or fix your mistakes without anyone noticing. इसमें एक टाइम बबल का भी ऑप्शन है जिसमें आप टाइम को फ्रीज कर सकते हो। तो 10 मिनट के लिए आप टाइम फ्रीज कर सकते हो। उसमें अगर आपने कोई गलती करी है तो उसे ठीक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, तो 10 मिनट का ब्रेक लेके सोच सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, मिस्टेक्स ठीक कर सकते हो। ये सारी चीजें जो हैं आप कर सकते हो इस होलो वॉच से। That's all for today, kids.
If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.